तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिज्नी पिक्सल की अपकमिंग मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कार 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमें इस फ्रेंचाइजी में 3 मूवीज़ देखने को मिल चुकी हैं। तीनों सुपर डुपर हिट रही थी। अभी हाल ही में आई जो मूवी 2017 में हमें देखने को मिली थी, वो भी बढ़िया कलेक्शन करते हुए नज़र आई हैं। तो आज हम इसके पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ पिछली जो मूवीज़ हैं उन सभी का ओवरऑल सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कवर करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो द्वारा वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए निर्मित 2017 की एक अमेरिकी एनिमेटेड स्पोर्ट्स कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है। ये कार्स फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म और कार्स 2 2011 की अगली कड़ी है। फिल्म का निर्देशन ब्रायन फी ने किया है और इसकी पटकथा कील मरे, बॉब पीटरसन और माइक रिच ने लिखी है। ओवेन विल्सन, लैरी द केबल गाय, बोनी हंट, टोनी शालहूब, गुइडो क्वारोनी, चीच मारिन, जेनिफर लुइस, पॉल डूली, लॉयड शेर, माइकल वॉलिस, कैथरीन हेलमंड और जॉन रैडजेनबर्गर ने पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं, जबकि क्रिस्टेला अलोन्जो, क्रिस कूपर, आर्मी हैमर, नेथन फिलियन, ली डेलेरिया और कैरी वॉशिंगटन भी कलाकारों में शामिल हुए हैं। फिल्म में लाइटनिंग मैक्वीन विल्सन, जो अब एक अनुभवी रेस कार और रेसिंग लेजेंड है, को युवा टेक्नीशियन क्रूज रामिरेज अलोन्जो की मदद से ये साबित करना होगा कि वो तकनीकी रूप से उन्नत अगली पीढ़ी के रेसरों के खिलाफ अभी भी प्रतिस्पर्धी है, ताकि पिस्टन कप से जबरन सेवानिवृत्ति को रोका जा सके और ये साबित किया जा सके कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेस कार है। कार सीरीज की तीसरी फिल्म का निर्माण कार्य 2011 के अंत में इसकी पहली फिल्म की रिलीज के बाद शुरू हुआ और 2014 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। पिक्सार के तत्कालीन सीसीओ जॉन लेसेटर ने कहा था कि ये एक बेहद भावुक कहानी होगी और पहली फिल्म के विषयों को फिर से दोहराएगी। फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने कई नैस्कार रेसरों, विशेष रूप से उम्र-दराज रेसरों और एक खेल मनोविश्लेषक पर शोध किया। साथ ही मैक्वीन और डॉक हडसन के रिश्ते और उसके अर्थ पर भी ध्यान केंद्रित किया। प्रोडक्शन में एक नए रेंडरिंग सिस्टम, रिक्स इंटीग्रेशन सबसिस्टम (आरआईएस) का उपयोग किया गया, जिसका उपयोग पहले फाइंडिंग डोरी 2016 में किया गया था। हैमर और अलोन्जो सहित नए कलाकारों की घोषणा जनवरी 2017 में की गई, जिसके 2 महीने बाद फिलियन, वॉशिंगटन और डेलेरिया की घोषणा हुई। रैंडी न्यूमैन, जिन्होंने पहली फिल्म पर काम किया था, ने फिल्म का संगीत तैयार किया, जिसमें एंड्रा डे, जेम्स बे, ब्रैड पैसले और जॉर्ज ब्लैंको जैसे कलाकारों ने भी योगदान दिया। कार्स 3 को सबसे पहले 23 मई 2017 को उत्तरी कैरोलिना के कन्नापोलिस में नैस्कार उद्योग के लिए प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद 16 जून को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसके साथ ही एनिमेटेड लघु फिल्म लू भी दिखाई गई। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसने अपने $175 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $383 मिलियन की कमाई की, जिससे ये फ्रेंचाइजी की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक विश्व ग्रैंड प्रिक्स में प्रतिस्पर्धा करने के 5 साल बाद लाइटनिंग मैक्वीन, जो अब 7 बार के पिस्टन कप चैंपियन, अनुभवी रेसर और रेसिंग के दिग्गज हैं, जैक्सन स्टॉर्म से पीछे छूट जाते हैं। स्टॉर्म एक अभिमानी नवागंतुक है जो गति और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक से लैस अगली पीढ़ी की रेस कारों में सबसे आगे है। जैसे जैसे स्टॉर्म पूरे सीजन में जीतता जाता है, कई रेसिंग दिग्गज या तो रिटायर हो जाते हैं या उनकी जगह सबसे तेज और युवा अगली पीढ़ी की रेस कारों ने ले ली। लॉस एंजलिस 500 की अंतिम रेस में लाइटनिंग कुछ समय के लिए आगे रहता है, लेकिन स्टॉर्म और अन्य अगली पीढ़ी के रेसरों द्वारा पीछे छोड़े जाने के बाद पिछड़ जाता है। वो गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, नियंत्रण खो देता है और दीवार से टकराने के बाद एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे उसका अब तक का सबसे खराब सीजन समय से पहले ही समाप्त हो जाता है और स्टॉर्म पिस्टन कप जीत जाता है। 4 महीने बाद दुर्घटना से उबर चुके लाइटनिंग ने रेसिंग जारी रखने का फैसला किया और अपने प्रायोजकों रस्टी और डस्टी को फोन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रस्ट ईज को स्टर्लिंग नाम के एक धनी व्यवसायी को बेच दिया है। स्टर्लिंग ने लाइटनिंग को क्रूज रामिरेज के अधीन रस्ट ईज रेसिंग सेंटर में प्रशिक्षण के लिए भेजा,
जहां उसे आधुनिक प्रशिक्षण विधियों के अनुकूल ढलने में कठिनाई हुई। लाइटनिंग द्वारा गलती से एक सिम्युलेटर को नुकसान पहुंचाने के बाद स्टर्लिंग ने उसे रेसिंग से हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लाइटनिंग ने दृढ़ता से कहा कि वो अभी भी रेसिंग कर सकता है और प्रस्ताव दिया कि यदि वो आगामी फ्लोरिडा 500 सीजन जीत जाता है तो वो तय कर सकता है कि वो रेसिंग जारी रखना चाहता है या नहीं, अन्यथा वो तुरंत रिटायर हो जाएगा। स्टर्लिंग अनिच्छा से इस सौदे को स्वीकार कर लेता है, लेकिन इस शर्त पर कि क्रूज को उसके साथ जाना होगा। क्रूज के अपरंपरागत प्रशिक्षण तरीके और वास्तविक दुनिया के रेसिंग अनुभव की कमी लाइटनिंग को निराश करती है। जब वे फायरबॉल बीच पर उसकी अधिकतम गति का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। जब लाइटनिंग थंडर हॉलो में प्रशिक्षण लेने का फैसला करता है तो उन्हें पता चलता है कि वहां क्रेजी 8 नामक एक फिगर 8 शैली की डिमोलिशन डर्बी हो रही है और उन्हें उसमें भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें क्रूज जीत जाती है और गलती से लाइटनिंग का राज सबके सामने उजागर कर देती है। डिमोलिशन डर्बी के बाद लाइटनिंग गुस्से में क्रूज पर चिल्लाता है और गलती से उसकी ट्रॉफी तोड़ देता है। क्रूज बताती है कि लाइटनिंग की वजह से वो हमेशा से रेसर बनना चाहती थी, लेकिन कभी भी रेस में भाग लेने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए वो लाइटनिंग के प्रशिक्षक पद से इस्तीफा दे देती है और रेसिंग सेंटर वापस चली जाती है। शर्मिंदा और कोई दूसरा विकल्प न होने पर लाइटनिंग सलाह के लिए अपने दोस्त मैटर को फोन करता है, जो सुझाव देता है कि लाइटनिंग अपने दिवंगत गुरु डॉक हडसन के पूर्व गुरु और क्रू चीफ स्मोकी को उनके गृहनगर थॉमसविले जॉर्जिया में ढूंढे। इसलिए लाइटनिंग क्रूज से मिलता है और उसे अपने साथ फिर से जुड़ने के लिए मना लेता है। थॉमसविले में उनकी मुलाकात स्मोकी से होती है, जो बताता है कि डॉक ने भले ही दोबारा रेस नहीं की, लेकिन लाइटनिंग को ट्रेनिंग देने में उसे नई खुशी मिली। जब लाइटनिंग ये मान लेता है कि वो कभी स्टॉर्म जितना तेज नहीं हो पाएगा, तो स्मोकी और डॉक के पुराने दोस्त लुइस बार्नस्टॉर्मर नैश, रिवर स्कॉट और जूनियर मिडनाइट मून क्रूज को अपने स्पैरिंग पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसकी गति की कमी को दूर करने के लिए उसे नए गुर सिखाते हैं। कई कोशिशों के बाद लाइटनिंग आखिरकार आखिरी प्रैक्टिस रेस में क्रूज को पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि क्रूज अचानक लाइटनिंग को ओवरटेक कर लेती है, जिससे लाइटनिंग को पिछले पिस्टन कप सीजन में दुर्घटना से पहले स्टॉर्म द्वारा ओवरटेक किए जाने की घटना याद आ जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। फ्लोरिडा इंटरनेशनल सुपर स्पीडवे पर, जहां फ्लोरिडा 500 रेस होती है, लाइटनिंग सबसे पीछे से शुरुआत करता है, लेकिन स्मोकी की मदद से अपनी रफ्तार बढ़ाता है। स्टर्लिंग को लाइटनिंग की काबिलियत पर शक होता है और क्रूज की इच्छा के बावजूद उसे ट्रेनिंग सेंटर वापस जाने का आदेश देता है। रेडियो पर उनकी बातें सुनकर और क्रूज के रेसिंग के सपने को याद करके लाइटनिंग एक बड़े हादसे से बचता है और अपनी टीम को क्रूज को अपनी जगह रेस में उतारने का आदेश देता है, जिससे उसे सफल होने का मौका मिलता है। शुरुआत में हिचकिचाने के बावजूद लाइटनिंग की कोचिंग से क्रूज अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ना शुरू कर देती है। वो स्टॉर्म के पीछे आ जाती है, जो आखिरी लैप में उसे दीवार से टकराकर उसे चुनौती देता है। डॉक हडसन की एक पुरानी तरकीब का इस्तेमाल करते हुए क्रूज स्टॉर्म को पलट देती है, उसे पीछे छोड़ देती है और रेस जीत जाती है। क्रूज अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तभी स्टर्लिंग ने उसे अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने डिनोको के मालिक टेक्स डिनोको से मिले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूंकि लाइटनिंग और क्रूज दोनों ने 95 नंबर की जर्सी पहनी थी, इसलिए लाइटनिंग रेस का संयुक्त विजेता बन गया और उसने स्टर्लिंग के साथ अपना सौदा रद्द कर दिया। रेडिएटर स्प्रिंग्स लौटकर लाइटनिंग ने खुलासा किया कि टेक्स ने स्टर्लिंग से रस्ट ईज खरीद लिया है। अब डॉक के पुराने रेसिंग रंगों में सजे लाइटनिंग ने रेसिंग जारी रखने का फैसला किया, लेकिन सीजन के बाकी बचे समय के लिए उसने क्रूज को पहले प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। आवाज कलाकार ओवेन विल्सन, जिनकी तस्वीर 2017 में ली गई थी। ये भी देखें कार्स के पात्रों की सूची। ओवेन विल्सन लाइटनिंग मैक्वीन के रूप में एक लाल 2006 रेस कार, दिग्गज अनुभवी रेसर और 7 बार के पिस्टन कप चैंपियन। क्रिस्टेला अलोंजो क्रूज रामिरेज के रूप में रस्ट ईज रेसिंग सेंटर में एक प्रशिक्षक, जो लाइटनिंग के प्रशंसक के रूप में पली बढ़ी। क्रिस कूपर स्मोकी के रूप में डॉक हडसन के पूर्व मैकेनिक और क्रू चीफ, जो लाइटनिंग और क्रूज की मदद करते हैं।
ये किरदार स्मोकी यूनिक से प्रेरित है। नेथन फिलियन स्टर्लिंग के रूप में एक अमीर व्यवसायी और रस्ट ईज टीम के नए मालिक लैरी द केबल गाय। मैटर के रूप में एक हंसमुख टो ट्रक और लाइटनिंग मैक्वीन का सबसे अच्छा दोस्त। आर्मी हैमर जैक्सन स्टॉर्म के रूप में मैक्वीन के नए रेसिंग प्रतिद्वंद्वी टॉम और रे मैग्लियोजी, क्रमशः रस्टी और डस्टी रस्ट ईज के रूप में रस्ट ईज के मालिक। 2014 में टॉम की मृत्यु के कारण रस्टी की संवादों में पहली फिल्म की अप्रयुक्त अभिलेखीय रिकॉर्डिंग के साथ साथ उनके और रे के रेडियो शो कार टॉक से प्राप्त ऑडियो शामिल है। टोनी शालहूब लुइगी के रूप में एक फिएट 500, गुइडो क्वारोनी गुइडो के रूप में एक फोरक्लिफ्ट जो लुइगी का साथी है, बोनी हंट सैली कैरेरा के रूप में एक पोर्श 996 और लाइटनिंग मैक्वीन की प्रेमिका, ली डेलेरिया मिस फ्रिटर के रूप में थंडर हॉलो डिमोलिशन डर्बी में एक डरावनी राक्षसी स्कूल बस, कैरी वॉशिंगटन नताली सर्टेन के रूप में एक सांख्यिकी विश्लेषक, बॉब कॉस्टास ने पिस्टन कप के मुख्य कमेंटेटर बॉब कटलेस की भूमिका निभाई है। मार्गो मार्टिंडेल लुइस बान स्टॉर्मर नैश के रूप में एक सफ़ेद 1950 नैश एम्बेसडर और 1950 के दशक की एक सेवानिवृत्त पिस्टन कप रेसर जो स्मोकी के साथ थॉमस विले में रहने वाली 3 दिग्गजों में से एक थी। ये चरित्र लुइस स्मिथ से प्रेरित है। इसाया विटलॉग जूनियर रिवर स्कॉट के रूप में एक ग्रे और ब्लैक 1948 डर्ट ट्रैक रेसर और सेवानिवृत्त पिस्टन कप रेसर जो स्मोकी के दोस्तों में से एक है। ये चरित्र वेंडल स्कॉट से प्रेरित है। बॉब पीटरसन ने चिक हिक्स का किरदार निभाया है जो लाइटनिंग का पूर्व प्रतिद्वंद्वी है और अब रेसिंग स्पोर्ट्स नेटवर्क पर चिक्स पिक्स नामक अपना टॉक शो होस्ट करता है। मूल रूप से पहली फिल्म में माइकल कीटन ने इस किरदार को आवाज दी थी। बॉब पीटरसन ने डॉक्टर डैमेज को भी आवाज दी है जो एक सफेद और नारंगी रंग की मॉडिफाइड एम्बुलेंस है और क्रेजी 8 डिमोलिशन डर्बी में हिस्सा लेती है। जॉन रेड्जेनबर्गर मैक के रूप में एक 1985 मैक सुपरलाइनर जो लाइटनिंग मैक्वीन के लिए काम करता है। लुइस हैमिल्टन हैमिल्टन के रूप में क्रूज के व्यक्तिगत आवाज कमांड सहायक। सेबेस्टियन वेटेल और फर्नांडो अलोंसो हैमिल्टन के विदेशी भाषा संस्करणों को आवाज देते हैं। वेटेल इतालवी और जर्मन डब में क्रमशः वेटेल और सेबेस्टियन को आवाज देते हैं और अलोंसो स्पेनिश डब में फर्नांडो को आवाज देते हैं। लॉयड शेरर ने वॉक्सवैगन टाइप 2 माइक्रोबस फिल्मोर की भूमिका निभाई है। जूनियर जॉनसन जूनियर मिडनाइट मून के रूप में एक काली 1940 फोर्ड स्टैंडर्ड कूप और एक सेवानिवृत्त पिस्टन कप रेसर जो स्मोकी के दोस्तों में से एक है। ये चरित्र जॉनसन से प्रेरित है। चीच मारिन रामोन के किरदार में हैं जो 1959 की शेवरले इम्पाला कूपे लोराइडर कार चलाते हैं और रामोन्स हाउस ऑफ बॉडी आर्ट नाम की दुकान के मालिक हैं। कैथरीन हेलमंड लेजी के रूप में एक 1923 फोर्ड मॉडल टी कूप जो सड़क किनारे स्मारिका और सहायक उपकरण की दुकान रेडिएटर स्प्रिंग्स क्यूरियोस की बुजुर्ग मालकिन हैं। 2019 में उनकी मृत्यु से पहले कार्स फ्रेंचाइजी में ये हेलमंड की अंतिम उपस्थिति थी। पॉल डूली सार्ज के रूप में एक 1941 विलिस जीप। जेनिफर लुइस ने फ्लो का किरदार निभाया है जो फ्लो के V8 कैफे की मालकिन और रमोन की पत्नी हैं। मैडलीन मैग्रा मैडी मैगियर के किरदार में है जो एक युवा कार है और लाइटनिंग मैक्वीन की सबसे बड़ी प्रशंसक है। माइकल वॉलेस शेरिफ के रूप में एक 1949 मर्करी 8 पुलिस क्रूजर पुलिस कार। जेरोम रेनेफ्ट ने रेड की भूमिका निभाई है जो 1960 के दशक की बंद कैबिन वाली विटनी सीग्रेव फायर इंजन है। मूल रूप से पहली फिल्म में उनके भाई जो रेनेफ्ट ने इस इंजन को आवाज दी थी। एंजल ओक्वेंडो ने बॉबी स्विफ्ट का किरदार निभाया है जो पिस्टन कप के एक अनुभवी रेसर और लाइटनिंग के दोस्तों में से एक है। डाइड्रिच बैडर ने ब्रिक यार्डली का किरदार निभाया है जो पिस्टन कप के एक अनुभवी रेसर और लाइटनिंग के दोस्तों में से एक है। एंड्रा डे स्वीट टी के किरदार में है जो एक फोरक्लिफ्ट चलाती है और लुइस नैश की पूर्व प्रेमिका है जो अब क्वार्टरपिन बार में गायिका है। इसके अतिरिक्त कई नैस्कार ड्राइवरों और अन्य संबंधित हस्तियों ने कैमियो भूमिकाएं निभाईं जिनमें चेस इलियट ने चेस रेसलॉट, रायन ब्लैनी ने रायन इनसाइड लैनी, बब्बा वॉलेस ने बब्बा व्हीलहाउस, शैनन स्पेक ने शैनन स्पोक्स, डैनियल सुआरेज ने डैनी स्वर्वेज,
रे एवरहैम ने रे रेवरहैम और माइक जॉय ने माइक जॉयराइट की भूमिका निभाई। रिचर्ड पेटी ने पहली फिल्म से स्ट्रिप द किंग वेदर्स की अपनी भूमिका को दोहराया, जबकि उनके बेटे काइल पेटी ने कैल वेदर्स को आवाज दी। हम्पी व्हीलर, जेफ गॉर्डन और डैरेल वॉल्ट्रिप ने पिछली कार्स मीडिया से क्रमशः टेक्स टिनोको, जेफ कॉर्वेट और डैरेल कार्ट्रिप के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया। पॉल न्यूमैन पहली फिल्म से संग्रहीत और अप्रयुक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग के माध्यम से मरणोपरांत डॉक हडसन के रूप में दिखाई देते हैं। उत्पादन: कार्स 2 की रिलीज के बाद 2011 के अंत में कार्स 3 पर काम शुरू हुआ और मार्च 2014 तक फिल्म का प्री प्रोडक्शन चल रहा था। अक्टूबर 2014 में पिक्सर के पूर्व मुख्य क्रिएटिव ऑफिसर जॉन लेसेटर ने टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खुलासा किया कि फिल्म में हयाओ मियाजाकी की फिल्म द कैसल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को एक पुरानी सिट्रोएन 2CV के रूप में श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिल्म की रिलीज से पहले पिछली कार्स फिल्मों के निर्देशक जॉन लेसेटर ने कहा था कि फिल्म में एक बहुत ही भावनात्मक कहानी होगी, जिसका अंदाज पहली फिल्म जैसा ही होगा। सहलेखक कील मरे, जिन्होंने मूल कार्स का भी सहलेखन किया था, ने श्रृंखला की जड़ों की ओर लौटने के बारे में कहा। इन फ्रेंचाइजी के साथ आप हमेशा ये जानना चाहते हैं कि कहानी किसके बारे में है। पहली फिल्म मैक्वीन के बारे में थी और दूसरी फिल्म मैटर की कहानी की ओर एक तरह का मोड़ थी। हम मैक्वीन की कहानी पर वापस लौटना चाहते थे। जब हमने देखा कि उसके लिए आगे क्या होगा, तो हमने सोचा कि एक एथलीट के रूप में और अपने बाकी जीवन में वो जिन चुनौतियों का सामना कर रहा था, उनके संदर्भ में ये कैसा होगा। निर्देशक ब्रायन फी के अनुसार प्रोडक्शन टीम ने काफी शोध किया और हालांकि उन्होंने अन्य खेलों के एथलीटों को भी देखा, टीम ने मुख्य रूप से नैस्कार रेसरों पर ध्यान केंद्रित किया। फी ने कहा कि उन्होंने एक खेल मनोविश्लेषक से भी बात की, जिन्होंने समझाया कि इनमें से कई ड्राइवर खुद को कुछ और करते हुए सोच भी नहीं सकते। ये विचार टीम को बहुत पसंद आया। माइक रिच ने कहा कि नवोदित खिलाड़ियों का खेल में छा जाना खेलों की एक अंतहीन कहानी है और उन्होंने मैक्वीन की तुलना वेन ग्रेट्स्की और मिस्टी मे ट्रेनर के साथ साथ कई अन्य खिलाड़ियों से की। फी ने कहा कि फिल्म की कहानी में अभिभावक होना ही उनके लिए भावनाओं को खोजने और समझने का मुख्य स्रोत बन गया। फिल्म के कहानी पर्यवेक्षक स्कॉट मोर्स ने कहा कि वो फिल्म के भावनात्मक सार और पात्रों के रिश्तों को उजागर करना चाहते थे, ताकि फिल्म एक खेल फिल्म की तरह लगे और साथ ही मैक्वीन को ये एहसास हो कि डॉक्टर के लिए उनके रिश्ते का क्या मतलब था। 5 जनवरी 2017 को ये घोषणा की गई कि आर्मी हैमर और क्रिस्टेला अलोन्जो क्रमशः जैक्सन स्टॉर्म और क्रूज रामिरेस को आवाज देंगे। 2 महीने बाद नेथन फिलियन, कैरी वॉशिंगटन और ली डेलेरिया कलाकारों में शामिल हो गए। इस प्रोडक्शन में एक नए रेंडरिंग मोड, रिक्स इंटीग्रेशन सबसिस्टम RIS का उपयोग किया गया, जिससे डिमोलिशन डर्बी रेस जैसे दृश्य संभव हो सके। इस सिस्टम का उपयोग पहले फाइंडिंग डोरी 2016 में किया गया था। पिछली पिक्सार फिल्मों में एनिमेटर्स को रेंडरिंग से पहले एनिमेशन करना पड़ता था, लेकिन RIS ने हार्डवेयर शेडिंग नामक प्रक्रिया में एनिमेशन और रेंडरिंग को एक साथ होने की अनुमति दी, जिससे एनिमेटर्स के लिए ये देखना बहुत आसान हो गया कि पूरा होने पर एक दृश्य कैसा दिखेगा। फी ने कहा कि फिल्म का एनिमेशन कलात्मक रूप से निर्देशित यथार्थवाद है और बताया कि इससे फिल्म के पात्र और सेट पहले से कहीं अधिक वास्तविक और जीवंत लगते हैं। जबकि फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर बिल कोन ने कहा कि वे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है विश्वसनीयता, जो पिक्सार के हर काम का आधार है। वैश्विक प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक सुदीप रंगस्वामी ने कहा कि उनकी टीम ने फिल्म के शॉट्स के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया का उपयोग किया, जो उनके शब्दों में बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करती है, और इसने उन शॉट्स को संभव बनाया जिन्हें पहले बनाना असंभव था। सिनेमैटोग्राफर जेरेमी लास्की और संपादक जेसन हुडाक ने फिल्म के रेस दृश्यों के लिए नैस्कार फुटेज पर शोध किया। मुख्य लेख कार्स 3। फी ने कहा कि स्कोर और साउंड ट्रैक दोनों हमारी कहानी को आगे बढ़ाने में वास्तव में मदद करते हैं। साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों 16 जून 2017 को रिलीज हुए थे। साउंड ट्रैक में रन दैट रेस शामिल है, जो डैन ऑरबैक द्वारा लिखित और गाया गया एक मूल गीत है। ऑरबैक ने कहा कि ये गीत कभी हार न मानने और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बारे में है।
ऑरबैक ने बताया कि फिल्म निर्माताओं ने उन्हें कहानी और कुछ संवाद दिखाए जिनसे उन्होंने गीत के लिए एक कहानी तैयार की। साउंड ट्रैक में राइड भी शामिल है, जो जेड वॉर्ड द्वारा गाया गया एक मूल गीत है जिसमें गैरी क्लार्क जूनियर भी हैं। ये गीत 14 अप्रैल 2017 को एकल के रूप में रिलीज हुआ था। फिल्म का संगीत पिक्सार के नियमित सहयोगी रैंडी न्यूमैन द्वारा रचा गया था, जिन्होंने इससे पहले पहली फिल्म का संगीत भी तैयार किया था। डिज्नी के संगीत के कार्यकारी उपाध्यक्ष टॉम मैकडॉगल ने कहा कि न्यूमैन का कार्स की दुनिया से एक वास्तविक जुड़ाव है और इस फिल्म इसके पात्रों, स्थानों और पूरे अमेरिकी थीम की भावनाओं को पकड़ने की उनकी क्षमता असाधारण है। संगीत इतना स्वाभाविक रूप से प्रवाहमय और प्रेरणादायक है। ऐसा लगता है जैसे रैंडी इस संगीत के साथ घर लौट आए हों। न्यूमैन ने उन क्षणों में पहली फिल्म के ट्रैक उद्धृत किए जहां फी एक पुराने समय को जगाना चाहते थे। मुक्त करना। थिएट्रिकल कार्स 3 शुक्रवार 16 जून 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 3D डॉल्बी सिनेमा और चुनिंदा आईमैक्स सिनेमा घरों में रिलीज हुई। साथ में पिक्सर की लघु फिल्म लू भी दिखाई गई। फिल्म की 23 मई 2017 को उत्तरी कैरोलिना के कनापोलिस में नैस्कार उद्योग के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। इसका विश्व प्रीमियर 10 जून 2017 को कैलिफोर्निया के अनाहेम में हुआ था। वीडियो गेम मुख्य लेख। कार्स 3 जीतने के लिए प्रेरित फिल्म की रिलीज के साथ एक टाई इन वीडियो गेम की घोषणा की गई थी। इसे एवलॉन्च सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया था, जिसे डिज्नी ने 2016 में बंद कर दिया था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट द्वारा अधिग्रहित और पुनर्जीवित किया गया था। इसे 13 जून 2017 को उत्तरी अमेरिका में निंटेंडो स्विच, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, वाई यू, एक्सबॉक्स 360 और एक्सबॉक्स वन पर जारी किया गया था। 14 जुलाई 2017 को यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में और 20 जुलाई 2017 को जापान में। चूंकि डिज्नी ने डिज्नी इन्फिनिट 3.0 की रिलीज के बाद वीडियो गेम विकसित और प्रकाशित करना बंद कर दिया था, इसलिए वार्नर ब्रदर्स इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने टाई इन गेम प्रकाशित किया। होम मीडिया कार्स 3 को 24 अक्टूबर 2017 को डिजिटल एचडी पर और 7 नवंबर 2017 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा डीवीडी, ब्लू-रे और 4K अल्ट्रा एचडी ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। भौतिक प्रतियों में ऑडियो कमेंट्री, बिहाइंड द सीन्स फीचर, हटाए गए दृश्य और मिस फ्रिटर रेसिंग स्कूल और लू नामक लघु फिल्में शामिल हैं। लघु फिल्म बीबीसी, डिज्नी और लेगो ने 13 अप्रैल 2018 को यूट्यूब के माध्यम से एक लघु फिल्म जारी की, जो कार्स फ्रेंचाइजी और लोकप्रिय टीवी श्रृंखला टॉप गियर दोनों से प्रेरित है। फिल्म लाइटनिंग मैक्वीन की टॉप गियर ट्रैक की यात्रा की कहानी बताती है, जहां वो स्टिक के खिलाफ रेसिंग करने का अपना सपना पूरा करता है। स्वागत बॉक्स ऑफिस। कार्स 3 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 152.9 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 231 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 383.9 मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट 175 मिलियन डॉलर था। उत्तरी अमेरिका में कार्स 3 को रफ नाइट, 47 मीटर्स डाउन और ऑल आइज ऑन मी के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्तांत में 4,256 सिनेमाघरों से 55-60 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। इसने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 2.8 मिलियन डॉलर और पहले दिन 19.5 मिलियन डॉलर कमाए। इसने 53.7 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की, बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया और 2 बार पहले स्थान पर रहने वाली वंडर वुमन को पीछे छोड़ दिया। कार्स 3 की ओपनिंग इस सीरीज में सबसे कम थी, लेकिन फिर भी ये नंबर 1 पर डेब्यू करने वाली 16वीं पिक्सार फिल्म थी। अपने दूसरे सप्तांत में फिल्म ने 24.1 मिलियन डॉलर की कमाई की और ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट और वंडर वुमन के पीछे तीसरे स्थान पर आ गई। अपने तीसरे सप्ताहत में फिल्म ने 9.7 मिलियन डॉलर 4 जुलाई की 5 दिवसीय छुट्टी के सप्ताहांत में 14.1 मिलियन डॉलर कमाए और 5वें स्थान पर आ गई। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटेन टोमेटोज पर 233 समीक्षकों की समीक्षाओं में से 70% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 6.10 से 22 है।
वेबसाइट का निष्कर्ष है, कार्स 3 में शानदार एनिमेशन के साथ एक अप्रत्याशित रूप से मार्मिक कहानी है, जो ये संकेत देती है कि पिक्सर की सबसे औसत दर्जे की फ्रेंचाइजी में अभी भी काफ़ी संभावनाएं बाकी हैं। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 41 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 59 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन A ग्रेड दिया। फिल्म की एनिमेशन, कहानी और भावनात्मक गहराई की खूब प्रशंसा हुई और कुछ आलोचकों ने इसे पिछली फिल्म से बेहतर बताया। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा, कार्स 3 एक दोस्ताना, मज़ेदार फिल्म है जो गर्मजोशी और जोश से भरी है, और जिस हद तक ये इस सीरीज के प्रति हमारे स्वाभाविक स्नेह को छूती है, ये अपना काम बखूबी करती है। फिर भी कई मायनों में ये सीधे डीवीडी या स्ट्रीमिंग पर रिलीज होने वाली सीक्वल का एक परिष्कृत संस्करण है। रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा, बुढ़ापे, गौरवशाली दिनों की तलाश और कमान सौंपने की खुशी के बारे में इस कहानी में एक भावनात्मक प्रतिध्वनि है, जो पिछली 2 फिल्मों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत धूल में डुबो देती है। इस बार का अंतिम लक्ष्य सिर्फ कुछ और खिलौने और लाइटनिंग मैक्वीन लंच बॉक्स बेचना नहीं है, ये वास्तव में कॉरपोरेट लाभ से कहीं अधिक गहरी भावना को छू रही है। अप्रॉक्स के माइक रयान ने फिल्म को कार्स फ्रेंचाइजी का रॉकी 3 कहा और लिखा, कार्स 3 में उदासी का एक संकेत मौजूद है जो इसे पिछली किस्तों की तुलना में थोड़ा अधिक महत्व देता है। द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने फिल्म की मिलीजुली समीक्षा करते हुए कहा, मर्चेंडाइज के निर्माता के रूप में कार्स 3 हर तरह से सफल है, लेकिन एक फिल्म के रूप में ये हानि रहित है, लेकिन कभी भी रोमांचक नहीं है। 109 मिनट की। News.com एयू की विकी रोच ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार देते हुए कहा, मूल फिल्म की प्रतिष्ठित ग्रामीण सड़कों की यादों में लौटते हुए कार्स 3 ने भड़कीली, अलोकप्रिय मध्य फिल्म को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा अपनाया गया रास्ता परिचित हो सकता है, लेकिन तेज गति से गाड़ी चलाने के बाद वे पेशेवर तरीके से मोड़ लेते हैं। कार्स 4 की संभावना के बारे में कार्स 3 के निर्माता केविन रेहर और एंड्रिया वॉरेन ने सिनेमा ब्लेंड से बात करते हुए कहा, अगर कोई अच्छी कहानी हो तो इस फिल्म के बाद हमारा दिमाग चकरा जाता है, जैसे हे भगवान, आगे के कारनामों के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन टॉय स्टोरी 4 से लेकर इनक्रेडिबल्स 2 तक किसी भी सीक्वल की तरह जब तक कोई अच्छी कहानी हो, उसमें निवेश करना सार्थक है। हम इन किरदारों को बहुत पसंद करते हैं, हम उन्हें उतना ही पसंद करते हैं जितना कि आम जनता। फिल्म में मुख्य किरदार कौन होगा, इस बारे में रेहर और वॉरेन ने कहा, अगर क्रूज मैटर की तरह एक लोकप्रिय किरदार बन जाती है तो वो कार्स 4 में शामिल होगी। कार्स 3 के एक प्रेस इवेंट में ओवेन विल्सन ने कहा कि कार्स 4 के लिए संभावित कहानियों पर चर्चा की गई है, हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि चौथी कार्स फिल्म थ्रिलर शैली के पहलुओं पर आधारित हो, जैसा कि कार्स 2 थी। स्क्रीन रेंट के साथ एक साक्षात्कार में ली डेलेरिया ने कार्स 3 डीवीडी और ब्लू रे रिलीज के साथ लघु फिल्म मिस फ्रिटर की रेसिंग स्कूल की रिलीज को बढ़ावा देते हुए मिस फ्रिटर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने में रुचि व्यक्त की। कार्स ऑन द रोड, जो कार्स 3 की घटनाओं पर आधारित एक मिनी सीरीज है, का प्रीमियर डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर 8 सितंबर 2022 को हुआ। ओवन कनिंघम विल्सन, जन्म 18 नवंबर 1968, एक अमेरिकी अभिनेता और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने फिल्म निर्माता वेस एंडरसन के साथ अक्सर काम किया है, जिनके साथ उन्होंने बॉटल रॉकेट 1996, रशमोर 1998 और द रॉयल टेनेम्बाम्स 2001 जैसी फिल्मों में लेखन और अभिनय का श्रेय साझा किया है। बाद वाली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो एंडरसन की द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसो 2004, द दार्जिलिंग लिमिटेड 2007, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स 2009, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 2014 और द फ्रेंच डिस्पैच 2021 में भी दिखाई दिए हैं। विल्सन ने वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिडनाइट इन पेरिस 2011 में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने निराश पटकथा लेखक गिल पेंडर की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2014 में वे पॉल थॉमस एंडरसन की इनहेरेंट वाइस
और पीटर बोगडानोविच की शी इज फनी दैट वे में नजर आए। उन्होंने डिज्नी प्लस सीरीज लोकी 2021-2023 में मोबियस के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पदार्पण किया। विल्सन को फ्रैट पैक के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, जिनके साथ उन्होंने मीट द पेरेंट्स 2000, जूलैंडर 2001, स्टार्स्की एंड हच 2004, वेडिंग क्रैशर्स 2005, यू मी एंड डुप्री, नाइट एट द म्यूजियम दोनों 2006, नाइट एट द म्यूजियम, बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन 2009, हाउ डू यू नो 2010, द इंटर्नशिप 2013 और नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टूम्ब 2014 जैसी हास्य फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने जैकी चैन के साथ 3 एक्शन कॉमेडी फिल्मों शंघाई नून 2000, शंघाई नाइट्स 2003 और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज 2004 में भी काम किया है। वे पारिवारिक फिल्मों मार्ली एंड मी 2008 और हॉन्टेड मेंशन 2023 में भी अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी गैर हास्य फिल्मों में एनाकोंडा 1997, आर्मागेडन 1998, द हॉन्टिंग 1999, बिहाइंड एनिमी लाइंस 2001 और नो एस्केप 2015 शामिल हैं। उन्होंने कार्स फिल्म श्रृंखला 2006-2017 में लाइटनिंग मैक्वीन, मार्माड्यूक 2010 में मुख्य किरदार और फ्री बर्ड्स 2013 में रेगी को अपनी आवाज दी है। विल्सन की उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा द रॉयल टेनेम्बाम्स के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन और बाफ्टा नामांकन, गोल्डन ग्लोब और 2 एसएजी अभिनय नामांकन, मिडनाइट इन पेरिस और द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल के लिए, और एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड इनहेरेंट वाइस के लिए शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। विल्सन का जन्म डेलस में हुआ था। वे फोटोग्राफर लॉरा कनिंगम विल्सन जन्म 1949 और रॉबर्ट एंड्रयू विल्सन 1941-2017 के 3 बेटों में से मंझले थे। रॉबर्ट एंड्रयू विल्सन एक विज्ञापन कार्यकारी और सार्वजनिक टेलीविजन स्टेशन के संचालक थे। उनके भाई एंड्रयू और ल्यूक भी अभिनेता हैं। विल्सन के माता-पिता आयरिश मूल के हैं। किशोरावस्था में विल्सन की नाक 2 बार टूटी, पहली बार हाई स्कूल में लड़ाई के दौरान और दूसरी बार दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते समय। विल्सन ने लॉस एंजलिस टाइम्स को बताया, शायद मेरी नाक इतनी अच्छी नहीं होती, भले ही वो टूटी न होती। ज्यामिति में नकल करने के कारण निष्कासित होने के बाद उन्होंने न्यू मैक्सिको मिलिट्री इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन स्नातक नहीं हुए। कॉलेज में रहते हुए उनकी मुलाकात वेस एंडरसन से हुई और वे उनके साथ रूममेट रहे, जो बाद में निर्देशक और अक्सर सहयोगी बने। आजीविका ये भी देखें। फ्रैट पैक 1994-1999 शुरुआती फिल्में और महत्वपूर्ण सफलता। विल्सन ने वेस एंडरसन की लघु फिल्म बॉटल रॉकेट 1994 में अभिनय करके अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसे बाद में बॉटल रॉकेट 1996 नामक एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया। विल्सन ने एंडरसन के साथ पटकथा का सहलेखन किया और अपने भाई ल्यूक विल्सन के साथ अभिनय किया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड हंटर ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, अपने निर्देशक, लेखक और मुख्य अभिनेताओं के लिए एक शानदार डेब्यू फिल्म। बॉटल रॉकेट एक रोमांचक शैली के लिए एक नए दृष्टिकोण से प्रेरित है। उसी वर्ष उन्होंने जिम कैरी अभिनीत और बॉटल रॉकेट के शुरुआती प्रशंसक बेन स्टिलर द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी द केबल गाय 1996 में एक सहायक भूमिका निभाई। विल्सन ने फिल्म में लेस्ली मैन के प्रेमी की भूमिका निभाई। 1997 में उन्होंने एडवेंचर थ्रिलर एनाकोंडा में एक भूमिका निभाई और जेम्स एल ब्रुक्स की कॉमेडी फिल्म एज गुड एज इट गेट्स के कार्यकारी निर्माता भी रहे। 1998 में विल्सन ने विज्ञान कथा आधारित आपदा फिल्म आर्मगेडन और स्वतंत्र नाटक फिल्म परमानेंट मिडनाइट में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने एंडरसन के साथ फिर से काम किया और उनकी अगली 2 फिल्मों रशमोर और द रॉयल टेनेम्बाम्स की पटकथा सह लिखी, जिनका निर्देशन एंडरसन ने किया था। इस जोड़ी को टेनेम्बाम्स के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए ऑस्कर नामांकन मिला। विल्सन ने रशमोर में अभिनय नहीं किया, लेकिन फिल्म में एक तस्वीर में उन्हें संक्षेप में दिखाया गया था। 1999 में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देने के बाद
उन्होंने हॉरर फिल्म द हॉन्टिंग और द माइनस मैन में अभिनय किया। उनकी भावी प्रेमिका गायिका शेरिल क्रो बाद वाली फिल्म में सहकलाकार थीं। 2000-2006 फिल्म जगत में प्रसिद्धि। विल्सन ने 2000 में जैकी चैन के साथ कॉमेडी एक्शन फिल्म शंघाई नून में अभिनय किया। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग $100 मिलियन की कमाई की। 2001 में फिल्म जूलैंडर में बेन स्टिलर और विल फेरेल के साथ अभिनय करने के बाद उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। बताया जाता है कि जीन हैकमैन ने शंघाई नून में विल्सन के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और उन्हें 2001 की एक्शन फिल्म बिहाइंड एनिमी लाइंस में सहकलाकार के रूप में लेने की सिफारिश की। 2001 में ही विल्सन और एंडरसन ने अपनी तीसरी फिल्म द रॉयल टेनेम्बाम्स में सहयोग किया, जो आर्थिक और समीक्षकों दोनों दृष्टि से सफल रही। इस फिल्म के लिए लेखन टीम को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए एकेडमी पुरस्कार नामांकन मिला। विल्सन ने 2002 में एडी मर्फी के साथ एक्शन कॉमेडी फिल्म आई स्पाई से बड़ी कॉमेडी शैली में वापसी की। इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला की रीमेक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2003 में उन्होंने गर्ल स्केटबोर्ड्स के वीडियो ये राइट में एक कैमियो भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने चैन के साथ शंघाई नाइट्स 2003 में काम किया और 1970 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला स्टार्स्की एंड हच 2004 की रीमेक में सहकलाकार की भूमिका निभाई। एक अभिनेता के रूप में अपने व्यस्त कार्यक्रम और साइनस की समस्या के कारण विल्सन वेस एंडरसन की चौथी फीचर फिल्म द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसो की पटकथा पर काम करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। 2004 में बनी इस फिल्म की पटकथा अंततः फिल्म निर्माता नोआ बॉम्बाक ने लिखी। हालांकि विल्सन ने फिल्म में बिल मरे के होने वाले बेटे नेड प्लिम्पटन की भूमिका निभाई। ये भूमिका विशेष रूप से उनके लिए लिखी गई थी। 2004 में उन्होंने और उनके भाई ल्यूक ने 2004 की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में राइट बंधुओं की भूमिका निभाई। विल्सन कथित तौर पर शंघाई नाइट्स के सीक्वल से जुड़े हैं, जो जैकी चैन के साथ उनका तीसरा सहयोग होगा। विल्सन 2006 में लंदन में फिल्म यू मी एंड डुप्री के प्रीमियर पर विल्सन ने 2005 की कॉमेडी फिल्म वेडिंग क्रैशर्स में विंस वॉन के साथ काम किया, जिसने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में $200 मिलियन से अधिक की कमाई की। 2005 में ही ओवेन ने अपने भाइयों के साथ द वेंडेल बेकर स्टोरी में काम किया, जिसे ल्यूक ने लिखा था और ल्यूक और एंड्रयू ने निर्देशित किया था। 2006 में विल्सन ने डिज्नी पिक्सार फिल्म कार्स में लाइटनिंग मैक्वीन को आवाज दी, केट हडसन के साथ यू मी एंड डुप्री में अभिनय किया और स्टिलर के साथ नाइट एट द म्यूजियम में काउबॉय जेडिया के रूप में दिखाई दिए। इस दौरान विल्सन ने अपनी भूमिकाओं में अक्सर वाह चिल्लाने के लिए ख्याति प्राप्त की, जो एक तरह का मीम बन गया, साथ ही उनका ट्रेडमार्क भी। 2007-2015 स्थापित करियर। विल्सन वेस एंडरसन की एक और फिल्म द दार्जिलिंग लिमिटेड में दिखाई दिए, जिसका प्रदर्शन 45वें वार्षिक न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव और वेनिस फिल्म महोत्सव में हुआ और ये 30 सितंबर 2007 को रिलीज हुई। इसमें जेसन श्वार्ट्जमैन और एड्रियन ब्रॉडी सहकलाकार थे। द दार्जिलिंग लिमिटेड को अक्टूबर 2010 में द क्राइटेरियन कलेक्शन द्वारा डीवीडी और ब्लू रे रिलीज के लिए चुना गया था। विल्सन ने इसके बाद जुड अपाटो की कॉमेडी फिल्म ड्रिल बिट टेलर में अभिनय किया, जो मार्च 2008 में रिलीज हुई थी। वो जॉन ग्रोगन के बेस्ट सेलिंग संस्मरण मार्ली एंड मी 2008 के फिल्म रूपांतरण में दिखाई दिए, जिसमें जेनिफर एनिस्टन सहकलाकार थीं। उन्होंने वेस एंडरसन की स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स 2009 में वैकबैट कोच स्किप को अपनी आवाज दी। विल्सन हास्य अभिनय बिरादरी के सदस्य हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में फ्रैट पैक के नाम से जाना जाता है। विल्सन ने साथ ही फ्रैट पैक सदस्य जैक ब्लैक के साथ एनबीसी कॉमेडी कम्युनिटी में अतिथि भूमिका निभाई। 2011 में कान फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट इन पेरिस के प्रीमियर पर विल्सन वुडी एलन के साथ। 2011 में विल्सन ने वुडी एलन द्वारा लिखित और निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिडनाइट इन पेरिस में एक ऐसे लेखक की भूमिका निभाई जो पुरानी यादों में खोया रहता है। फिल्म का प्रीमियर 64वें कान फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे समीक्षकों से खूब सराहना मिली। ये फिल्म एलन की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और समीक्षकों ने भी इसकी खूब प्रशंसा की। रॉजर एबर्ट ने विल्सन के अभिनय के बारे में लिखा,
वो फिल्म की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने भी विल्सन की प्रशंसा करते हुए लिखा, विल्सन ने इस भूमिका को बेहद सहजता से अपना बना लिया है। अपने अभिनय के लिए विल्सन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उसी वर्ष उन्होंने मार्क ओब्मासिक की पुस्तक द बिग ईयर, अ टेल ऑफ मैन, नेचर एंड फाउल ऑब्सेशन पर आधारित फिल्म द बिग ईयर 2011 में अभिनय किया। ये फिल्म अक्टूबर 2011 में 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसमें जैक ब्लैक, जॉबेथ विलियम्स, स्टीव मार्टिन और रशीदा जोन्स ने सह अभिनय किया था। उसी वर्ष विल्सन ने कार्स 2 में मैक्वीन को अपनी आवाज दी। मार्च 2012 में विल्सन को जॉन एरिक डॉवले की थ्रिलर फिल्म द कूप में अभिनय करने के लिए साइन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर नो एस्केप्ड कर दिया गया, जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी परिवार के पिता की भूमिका निभाई जो दक्षिण पूर्व एशिया में बस जाता है और खुद को विद्रोही हिंसा की लहर में फंसा हुआ पाता है जो शहर को अपनी चपेट में ले रही है। ये फिल्म 2015 तक रिलीज नहीं हुई थी और ये विल्सन की 2001 में आई फिल्म बिहाइंड एनिमी लाइंस के बाद पहली बार एक्शन शैली में वापसी थी। उन्होंने रील एफएक्स की पहली एनिमेटेड फिल्म फ्री बर्ड्स में टर्की रेगी को भी आवाज दी। 2014 में विल्सन वेस एंडरसन की प्रशंसित कॉमेडी फिल्म द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल और पॉल थॉमस एंडरसन की किताब पर आधारित फिल्म इनहेरेंट वाइस में नजर आए। 2015 में उन्होंने पीटर बॉगदानोविच की फिल्म शी इज फनी दैट वे में जेनिफर एनिस्टन के साथ और लेग बेल और पियर्स ब्रॉसनन के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म नो एस्केप में अभिनय किया। विल्सन की फिल्मों ने घरेलू स्तर पर 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है, जिसमें प्रति फिल्म औसतन 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई है। 2017 वर्तमान 2017 में विल्सन ने एक बार फिर कार्स 3 में लाइटनिंग मैक्वीन को आवाज दी, वंडर नामक ड्रामा में एक उपनगरीय पिता की भूमिका निभाई और फादर फिगर्स नामक कॉमेडी में एड हेल्स के साथ सह अभिनय किया। नवंबर 2017 में विल्सन यूके के सोफा रिटेलर सोफोलॉजी के लिए एक नए 20 मिलियन पाउंड के विज्ञापन अभियान का चेहरा बने। वो 2019 में दूसरे विज्ञापन अभियान के लिए सोफोलॉजी के साथ काम करने के लिए वापस लौटे। 2021 में विल्सन ने अमेज़न स्टूडियोज के लिए माइक काहिल द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म ब्लिस में सलमा हायक के साथ अभिनय किया। 2021 में विल्सन ने द फ्रेंच डिस्पैच के लिए वेस एंडरसन के साथ फिर से काम किया, जिसका प्रीमियर 2021 कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ, और यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए कैट कोइरो द्वारा निर्देशित फिल्म मैरी मी में जेनिफर लोपेज के साथ काम किया। 2021 से 2023 तक विल्सन ने डिज्नी प्लस पर टॉम हिडलस्टन के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स श्रृंखला लोकी में मोबियस की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने 2023 की फिल्म एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया में दोहराया। उन्होंने द हॉन्टेड मैंशन के एक नए फिल्म रूपांतरण में अभिनय करने के लिए भी हस्ताक्षर किए। विल्सन वर्तमान में स्टिक नामक एप्पल टीवी प्लस कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला में अभिनय कर रहे हैं, जिसका प्रीमियर जून 2025 में हुआ था। निजी जीवन। अगस्त 2007 में विल्सन ने आत्महत्या का प्रयास किया और बाद में लॉस एंजलिस के सेंट जॉन हेल्थ सेंटर और सीडर्स सिनाई मेडिकल सेंटर में उनका अवसाद का इलाज किया गया। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों बाद विल्सन ने ट्रॉपिक थंडर में अपनी भूमिका से खुद को अलग कर लिया। इस घटना के कारण विल्सन को बहुत अधिक अवांछित प्रचार मिला और वे साक्षात्कार देने से कतराने लगे। एस्क्वायर के साथ 2021 के एक साक्षात्कार में विल्सन ने बताया कि कैसे उनके भाइयों ने उनके ठीक होने के दौरान उनका समर्थन किया। जनवरी 2011 में विल्सन और उनकी तत्कालीन प्रेमिका जेड ड्यूएल का एक बेटा हुआ। विल्सन और ड्यूएल ने उसी वर्ष अपना रिश्ता समाप्त कर दिया। जनवरी 2014 में उनका कैरोलिन लिंडक्विस्ट से एक बेटा हुआ। अक्टूबर 2018 में उनकी पूर्व प्रेमिका वरुणी वोंग्सविरेट से उनकी तीसरी संतान एक बेटी हुई। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका। नोट्स 1994। बोतल रॉकेट डीगन छोटा 1996। बोतल रॉकेट लेखक भी। द केबल गाय रॉबिन की डेट 1997। एनाकोंडा गैरी डिक्सन इसके होने जितना अच्छा
लागू नहीं। एसोसिएट प्रोड्यूसर 1998, आर्मागेडन। ऑस्कर चॉइस, स्थायी मध्यरात्रि। निकी रशमोर, लागू नहीं। लेखक 1999, बार याद आने वाला ल्यूक सैंडरसन, चैंपियंस का नाश्ता। मॉन्टे रैपिड माइनस, मैन वैन सीगर्ड। क्रिस्टेला अलोंजो, जन्म 6 जनवरी 1949, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन, अभिनेत्री, लेखिका और निर्माता हैं, जिन्होंने एबीसी सिटकॉम क्रिस्टेला का निर्माण किया और उसमें अभिनय भी किया। इससे अलोंजो अपनी खुद की अमेरिकी प्राइम टाइम कॉमेडी बनाने, निर्माण करने, लिखने और उसमें अभिनय करने वाली पहली मैक्सिकन अमेरिकी महिला बन गईं। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टेला अलोंजो का जन्म 6 जनवरी 1979 को हिडाल्गो, टेक्सास में हुआ था। उनका पालन पोषण सैन जुआन, टेक्सास में हुआ। वो अपनी मां नतालिया गोंजालेज, जो लगभग 20 वर्षों तक एक मैक्सिकन रेस्तरां में डबल शिफ्ट में काम करती थीं, और पिता अडल्बर्टो अलोंजो, दोनों मैक्सिको से थे, की 4 संतानों में सबसे छोटी थीं। जब अलोंजो की मां गर्भवती थीं, तो उन्होंने अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति को छोड़ दिया और बच्चों का पालन पोषण अकेले किया। अलोंजो ने बताया है कि वो अपने पिता से कभी नहीं मिली, जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। उसके 3 भाई बहन हैं, बड़ी बहन जुलिसा मारिया अलोंजो और बड़े भाई एलोय एडुआर्डो अलोंजो और रूबेन जी अलोंजो। अलोंजो की मां मेक्सिको के सैन लुइस पोटोसी में एल जानकरोन नामक छोटे से गांव से आई थीं। अपने बचपन के दौरान अपनी मां की साप्ताहिक छुट्टी के दिन अलोंजो सीमा के ठीक पार मेक्सिको के रेनोसा में अपनी दादी के साथ समय बिताती थीं। अलोंजो के जीवन के पहले 8 वर्षों तक परिवार एक परित्यक्त भोजनालय में अवैध रूप से रहता था और बेघर और दरिद्र था। यहाँ तक कि उसकी मां एक वेट्रेस के रूप में दोहरी शिफ्ट में काम करती थी। वो अक्सर भूखी रहती थी और पोषण की कमी के कारण उसे त्वचा के रंग द्रव्य संबंधी समस्याएं थीं। अलोंजो ने कहा कि उसकी मां अक्सर घोर गरीबी को कम करने के लिए हास्य का सहारा लेती थी। अलोंजो ने टीवी देखकर अंग्रेजी सीखी, क्योंकि उसका परिवार घर पर केवल स्पेनिश बोलता था। उसकी मां ने कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा। टेलीविजन परिवार के लिए घर के अंदर रहने का एक तरीका था, जिससे वे अपने पड़ोस में मादक पदार्थों की तस्करी से होने वाली हिंसा से बच सकें। अलोंजो अमेरिकी शो का स्पेनिश में अनुवाद करती थी और अपनी मां के लिए उनका अभिनय करती थी। अलोंजो और उसकी मां अविभाज्य थीं। अलोंजो और उसकी मां 18 वर्ष की होने तक एक ही बिस्तर पर सोती थीं। अलोंजो का पालन पोषण एक बेहद सख्त कैथोलिक परिवार में हुआ था, क्योंकि उनकी बड़ी बहन की शादी कम उम्र में हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपने बड़े भाइयों के साथ बिताया और कॉमिक पुस्तकों, ताश के पत्तों के लेन देन, स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन, डंगन्स एंड ड्रैगन्स और मेटल संगीत में रुचि विकसित की। हाई स्कूल में रहते हुए अलोंजो ने दक्षिण टेक्सास में नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीत हासिल की। उन्होंने फार सैन जुआन अलामो हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 18 वर्ष की आयु में अलोंजो सेंट लुइस में वेबस्टर विश्वविद्यालय में रंगमंच का अध्ययन करने के लिए घर छोड़ गई। हालांकि अलोंजो ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि वो अब स्कूल का खर्च वहन नहीं कर सकती थी। वो डलस वापस चली गई और अपनी बहन के साथ रहने लगी, जहां उसने अपनी बीमार मां और अपनी बहन के बच्चों की देखभाल की। अलोंजो की मां का 2002 में निधन हो गया। आजीविका। 2003 में अपनी मां की मृत्यु के 1 साल बाद अलोंजो को एडिसन इम्प्रोव में एक कार्यालय प्रबंधक के रूप में नौकरी मिल गई और उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी। अलोंजो ने कहा कि उन्होंने अपने दुख को समझने और अपनी मां और अपने परिवार के बारे में बात करने के तरीके के रूप में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की। वो डलस के एक छोटे से समूह का हिस्सा थीं। अलोंजो अंततः स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए लॉस एंजलिस चली गईं। 2006 में अलोंजो को लॉस एंजलिस में अपना पहला ब्रेक मिला, जब उन्हें होंडुरास में जन्मे अमेरिकी कॉमेडियन कार्लोस मेंसिया के माइंड ऑफ मेंसिया नामक कॉमेडी सेंट्रल शो के लिए लिखने का काम सौंपा गया। अलोंजो ने मेंसिया और 5 अन्य पुरुष कॉमेडियन के साथ बस में 2 साल बिताए। अलोंजो ने अंततः टूर छोड़ दिया। इसके बाद अलोंजो ने कॉलेज कॉमेडी शो करते हुए सड़क पर काफी समय बिताया, जहां उन्हें काफी सफलता मिली। 2010 में अलोंजो टीवी शो लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग में सेमीफाइनलिस्ट थीं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी और मई 2011 में कॉमेडी शोकेस लीगली ब्राउन में एक सेगमेंट मिला।
अलोंजो ने 7 जून 2013 को कॉमेडी सेंट्रल के द हाफ आवर का 30 मिनट का सेगमेंट किया। वो कोनन, लेट लेट शो विद क्रेग फर्ग्यूसन, गैब्रियल इग्लेसियस प्रेजेंट्स स्टैंड अप रेवोल्यूशन, द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट और लाइव एट गॉथम में दिखाई दी हैं। क्रिस्टेला 2013 में टीवी निर्माता बेकी क्लेमेंट्स के साथ अलोंजो ने एबीसी के लिए अपनी अर्ध आत्मकथात्मक कॉमेडी पायलट क्रिस्टेला बनाई। उन्होंने अपने लेखन साथी केविन हेंच के साथ पायलट लिखा। इसे 2013-2014 टेलीविजन सीजन के हिस्से के रूप में हरी झंडी नहीं मिली। एक असामान्य कदम उठाते हुए उन्होंने जुर्माने की राशि नेटवर्क द्वारा शुरू में अस्वीकार किए जाने पर उन्हें मिली 30% फीस से एक पायलट प्रस्तुति शूट करने की योजना बनाई। 26 फरवरी 2014 को उन्होंने एक पायलट प्रस्तुति शूट की जिसे लास्ट मैन स्टैंडिंग के मंच पर फिल्माया गया था, जिसमें पैसे बचाने के लिए उस शो के अधिकांश क्रू सदस्य शामिल थे। इसे दर्शकों से एक मजबूत परीक्षण प्रतिक्रिया मिली। 10 मई 2014 को एबीसी ने 2014-15 टेलीविजन सीजन के लिए पायलट एपिसोड को श्रृंखला के रूप में चुना। शुरू में 13 एपिसोड के ऑर्डर के बाद 9 अतिरिक्त एपिसोड का ऑर्डर दिया गया, जिससे सीजन 1 के एपिसोड की कुल संख्या 22 हो गई। क्रिस्टेला एक मल्टी कैमरा शो था जिसे लाइव दर्शकों के सामने शूट किया गया था। ये श्रृंखला 7 मई 2015 को समाप्त हुई और तब से इसे रद्द कर दिया गया है। अलोंजो 2016 में क्रिस्टेला के बाद 2017 में अलोंजो ने डिज्नी पिक्सर फिल्म कार्स 3 में क्रूज रामिरेज के किरदार को आवाज दी। 2017 में अलोंजो ने नेटफ्लिक्स पर एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया जिसका नाम था क्रिस्टेला अलोंजो लोअर क्लासी। 2019 में अलोंजो ने म्यूजिक टू माई ईयर्स अ मिक्सटेप मेमोयर ऑफ ग्रोइंग अप एंड स्टैंडिंग अप नामक एक संस्मरण प्रकाशित किया। संस्मरण के विमोचन के साथ माई अफोर्डेबल केयर एक्ट नामक एक स्टैंड अप टूर भी आयोजित किया गया। 2020 में वॉक्स मीडिया पॉडकास्ट नेटवर्क के सहयोग से अलोंजो ने 11 एपिसोड वाले पॉडकास्ट चिकानो स्क्वाड की मेजबानी और आवाज दी, जिसमें 1970 के दशक के दौरान ह्यूस्टन क्षेत्र में पुलिस अन्याय को दूर करने के लिए काम करने वाले 5 लातिनी हत्या जांच दल की कहानी बताई गई है। ये पॉडकास्ट पहली बार दिसंबर 2020 में प्रसारित हुआ और इसका अंतिम एपिसोड 16 मार्च 2021 को रिकॉर्ड किया गया। अलोंजो गेम शो 25 वर्ड्स और लेस में अक्सर अतिथि खिलाड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। 2021 में ये घोषणा की गई थी कि अलोंजो 1990 के दशक के गेम शो लेजेंड्स ऑफ द हिडन टेम्पल के द CW के पुनरुद्धार की मेजबानी करेंगे। 2022 में अलोंजो ने नेटफ्लिक्स पर एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया जिसका नाम था क्रिस्टेला अलोंजो मिडिल क्लासी। 2025 में उन्होंने नेटफ्लिक्स पर ही क्रिस्टेला अलोंजो अपर क्लासी रिलीज किया। सितंबर 2025 में फ्रेश एयर की टेरी ग्रॉस ने उनका इंटरव्यू लिया। हास्य शैली अलोंजो की एक खास कर्कश हंसी है। अगर मैं हंस रही हूं तो समझ लो कि मैं या तो बहुत खुश हूं या बहुत दुखी, उन्होंने कहा। मैं चुटकुलों से चीजों का सामना करती हूं। वो एक अवलोकनशील हास्य कलाकार हैं जो अपने जीवन की कहानियों पर विचार करती हैं और बिल कॉस्बी और रोजेन बेयर और अपने बचपन के पसंदीदा शो द कॉस्बी शो और रोजेन से प्रेरित थीं। सक्रियतावाद 2016 के चुनाव के बाद अलोंजो ने कहा है कि डोलोरेस ह्यूटा और कवयित्री सोनिया सांचेज के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से वो आप्रवासन और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गईं। उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में जूलियन कास्ट्रो का समर्थन किया। अलोंजो ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के कवरेज में सैटरडे नाइट लाइव पर लातिनियो उम्मीदवार कास्ट्रो के प्रतिनिधित्व की कमी के बारे में खुलकर बात की है। जूलियन कास्ट्रो के जुड़वा भाई कांग्रेसी जोकिन कास्ट्रो ने 2022 के उनके कॉमेडी स्पेशल मिडिल क्लासी में अलोंजो को मंच पर और वीडियो में पेश किया। उन्हें मेरी बिंदास दोस्त कहकर संबोधित किया। 17 फरवरी 2021 को ट्विटर पर रश लिम्बॉ की मृत्यु का जश्न मनाने के लिए अलोंजो की आलोचना की गई, जब उन्होंने ट्वीट किया, रश लिम्बॉ की मृत्यु का दिन मुबारक हो। मुझे अपना क्रिसमस ट्री लगाने का मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा ये कहने पर भी उनकी आलोचना हुई कि उन्हें कोई खेद नहीं है। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013, पीछा कोनी लघु फिल्म 2016,
एंग्री बर्ड्स मूवी शर्ली आवाज 2017, कार्स 3 क्रूज रामिरेज 2018। ये उत्पीड़न है पोशाक तैयार करने वाला लघु फिल्म 2019। लॉन्ड्रोमैट विशेष एजेंट किल्मर 2020। तट डेबोरा अविला 2026। कार्स 4 क्रूज रामिरेज। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2006 मेंसिया का मन लेखक 15 एपिसोड 2011 अराजकता के पुत्र लैटिन महिला एपिसोड कौओं के लिए फल 2000 त्वारा महिलाओं के कमरे की डायरी बाथरूम परिचारक निर्माता लेखक 3 एपिसोड रुबिक्स क्यूबिकल ओके डोकी कराओके हाइड एंड केक अरे ये तो रोएदार है 4 एपिसोड पुस्तक क्लब कोबरा चाय क्रिस्टेला एपिसोड द वॉरियर रीड्स ऑन ऑल वैली 2014-15 क्रिस्टेला क्रिस्टेला 22 एपिसोड निर्माता कार्यकारी निर्माता लेखक 2015 सामान्य अस्पताल नतालिया रॉड्रिगेज 1 एपिसोड 2019-22 हिज डार्क मटेरियल्स हेस्टर आवाज की भूमिका आवर्ती भूमिका 2020 कैसा ग्रैंड्स कैमिला आवाज भूमिका एपिसोड दादा दादी का जाल 2021 अपशॉ अन्ना एपिसोड 2 2021-22 छिपे हुए मंदिर की किंवदंतियां मेजबान क्रिस्टोफर वॉल्टन कूपर जन्म 9 जुलाई 1951 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। मंच अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने प्रशंसित वेस्टर्न टेलीविजन मिनी सीरीज लोनसम डोव 1998 में शेरिफ जूली जॉनसन के रूप में टेलीविजन पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई प्रमुख हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें ए टाइम टू किल 1996, अक्टूबर स्काई 1999, अमेरिकन ब्यूटी 1999, द बॉर्न आइडेंटिटी 2002, सीबी स्किट 2003, कैपोर्ट 2005, सिरियाना 2005, द किंगडम 2007, वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर 2009, द टाउन 2010, द मैपेट्स 2011, लिव बाय नाइट 2016, कार्स 3 2017, अ ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड 2019 और लिटिल वुमेन 2019 शामिल हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। कूपर ने ऐतिहासिक और राजनीतिक थ्रिलर फिल्म ब्रीच 2007 में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने एफबीआई एजेंट और गद्दार रॉबर्ट हैंसन का किरदार निभाया था। उन्होंने 2012 की राजनीतिक थ्रिलर फिल्म द कंपनी यू कीप में डैनियल स्लोन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में नॉर्मन ऑसबॉर्न की भूमिका निभाई। उन्होंने 2016 की हुलू मिनी सीरीज 112263 में अल टेम्पल्टन का किरदार भी निभाया। वो निर्देशक जॉन सेलेस के साथ अक्सर काम करते रहे हैं, जिनमें मेटवान 1987, सिटी ऑफ होप 1991, लोन स्टार 1996, सिल्वर सिटी 2004 और अमीगो 2010 शामिल हैं। कूपर को अन्य कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, प्राइम टाइम एमी अवार्ड, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और 3 सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं। 2017 में उन्हें अ डॉल्स हाउस पार्ट 2 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के टोनी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो बात कर ले पिछले पार्ट के बारे में, जो कि 2017 में देखने को मिला था। उसका बजट 175 मिलियन था, जिसमें से 390 मिलियन का टोटल कलेक्शन हमें देखने को मिला है। लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया गया है। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के चैनल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।